व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, क्या बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में? देखो, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की जब आप बात करते हैं ना, तो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो तो अकाउंटेबिलिटी जब होएगी, अकाउंटेबिलिटी जब रहेगी तो क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी प्रॉपर, और आंसरेबल रहेंगे, और एफिशिएंसी रहेगी। ओके। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी है कि ऑब्लिगेशन है ये पब्लिक ऑफिशियल का कि वो आंसरेबल रहेगा अपने एक्ट्स के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने कोई भी काम के लिए। अब ब्यूरोक्रेट जो है वो अकाउंटेबल रहते हैं किनको? वो रहते हैं ब्यूरोक्रेट अपने पॉलिटिकल जो हेड होते हैं उनको अकाउंटेबल रहते हैं। और जो लोअर ब्यूरोक्रेसी होती है वो जो जो उनके सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं उनके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स फॉर देयर एक्शंस, डिसीजंस एंड पॉलिसीज टू हायर अथॉरिटी, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी एंड अल्टीमेटली द सिटीजन। व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल क्या है? कंट्रोल रेफर्स टू द मैकेनिज्म, प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशन। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल से क्या होगा? मैकेनिज्म आएगा। कंट्रोल रेफर्स टू द कंट्रोल क्या होगा? कंट्रोल करना है तो क्या एक मैकेनिज्म अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे हम ब्यूरोक्रेट या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की को हम क्या करें, क्या कर सकें? हम जो है वो उनको एक्शंस को, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन को हम क्या कर सकें? चेक कर सकें। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसे करना है? डिसीजन मेकिंग के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोसेस के ऊपर चाहिए हमें उसके लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? एक्शन के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनके जो है कंट्रोल, ठीक है? तो क्या वो अलाइन कर रहे हैं लॉज के पे, पॉलिसीज पे, एथिकल स्टैंडर्ड्स के लिए वो क्या अलाइन कर रहे हैं कि नहीं अलाइन कर रहे हैं? टू इंश्योर दे अलाइन विद लॉज, पॉलिसीज एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो उसके बाद आता है कंट्रोल हो गया। देन अकाउंटेबिलिटी किस तरह से होती है? पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है जिसमें जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना वो आंसरेबल होते हैं अपने एमपीज को के लिए। फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होती है। फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है या डिपार्टमेंट जो होते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो ऑडिट करते हैं या फिर वो चेक्स करते हैं एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू को, उनका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ऑडिट करता है अकाउंट्स को। तो ये इसे हम इंश्योर करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी होती है कि जब ब्यूरोक्रेट जो है वो आंसर्स जो होते हैं वो सुपीरियर जो इंस्टीट्यूट सुपीरियर्स होते हैं, जब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको आंसरेबल होते हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि जजेस क्या करते हैं? जजेस कोर्ट्स इंश्योर लॉज आर फॉलोड, कोर्ट्स इंश्योर लॉज आर फॉलोड, कि किस तरह से जो है वो लॉज हम फॉलो कर सकते हैं। कोर्ट्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि लॉज आर फॉलोड। सोशल अकाउंटेबिलिटी। अब सोशल अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? सोशल अकाउंटेबिलिटी है, एथिकल अकाउंटेबिलिटी है। अब एथिकल अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? तो इसमें हम क्या होता है? सोशल अकाउंटेबिलिटी मीन सिटीजन्स, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी होल्ड्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। क्या होगा उसमें? जो इसमें हम क्या करते हैं? सिटीजन्स हैं, मीडिया हैं और सिविल सोसाइटी क्या करती है? जो है वो सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या है? सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी होएगी या फिर जो वो क्या करते हैं? सोशल ऑडिट करते हैं, जैसे हमने देखा तो उससे सोशल अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी आ सकती है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आ सकती है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी आ सकती है।
ठीक है ना। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सही नहीं है, इसको खारिज किया। तो इससे हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल कंट्रोल हम कैसे करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, पता है हमें लेजिस्लेटिव कंट्रोल कैसे करता है। तो वो क्वेश्चन हावर्स के थ्रू, वो ज़ीरो हावर के थ्रू, वो कॉलिंग अटेंशन मोशन के थ्रू क्या करता है, लेजिस्लेचर क्या करता है, क्वेश्चन करता है मिनिस्टर्स को पॉलिसीज़ के ऊपर। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री क्वेश्चन हावर्स के थ्रू, ज़ीरो हावर के थ्रू, कॉलिंग अटेंशन मोशंस के थ्रू जो है वो क्वेश्चन करता है क्वेश्चन मिनिस्टर्स ऑन पॉलिसीज। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो अब सेंसर मोशंस हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशंस हैं, ये क्या करते हैं, मिनिस्ट्रियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करते हैं। सेंसर मोशंस हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशंस हो गया, सेंसर मोशंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशंस क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब देखो अब लेजिस्लेचर कंट्रोल हो गया ना। तो उसमें क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट सेंसर मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, और इसमें पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, जैसे ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी। तो वो क्या करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं, स्क्रूटनी का काम करते हैं। तो जैसे पीछे का इशू बना था पेगाजस पेगासस सर्वेलांस को लेके एक इशू बना था कि गवर्नमेंट फ़ोन टैपिंग कर रही है अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स का। तो ये इशू उठा था, क्वेश्चन किया था गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को। तो उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज होता है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में क्या, एक तो को हायरार्की होती है, सीनियर हायरार्की होती है, प्रॉपर सिस्टम होता है, सुपरविजन होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सिविल सर्वेंट्स फॉलोज एथिकल कंडक्ट। तो मिशन कर्मयोगी जो है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड है न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना। तो गवर्नमेंट मिशन कर्मयोगी क्या करता है, मिशन कर्मयोगी जो गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करता है न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ट्रेनिंग करने के लिए ब्यूरोक्रेट कमीशन कर्मयोगी। तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कैसे कंट्रोल करता है, एक तो हिरार्की के थ्रू कंट्रोल करता है, और कैसे कंट्रोल कर सकता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू कंट्रोल कर सकता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, एसएस ऑफिशियल्स, कोड ऑफ कंडक्ट है, सिविल सर्वेंट्स फॉलो एथिकल गाइडलाइंस। तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इस तरह से वो एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद आता है जुडिशियल कंट्रोल। अब जुडिशियल कंट्रोल क्या होता है, जुडिशियल कंट्रोल में कोर्ट कैसे करता है, पीएल से आप जुडिशियल आप रिट्स कर सकते हैं, कोई भी इंसान जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को चैलेंज कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो लॉ को क्या लॉ वायलेट तो नहीं कर रही फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। और रिट्स के जरिए हैबीज कॉर्पस मंडामस सर्श्योरी कोआवरेंटो, इनके ज़रिए वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आधा वर्डिक्ट दिया था आधार कार्ड के ऊपर कि इससे हमारी प्राइवेसी जो है वो आप इंश्योर करिए कि प्राइवेसी राइट्स को इंश्योर किया था, और गवर्नमेंट की आउटरीच को लिमिटिंग किया था, आउटरीच को लिमिटिंग किया था। तो सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है सिटीजन के पास, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट एंगेजमेंट ऑफ सिटीजन्स इन गवर्नेंस इंश्योर्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, अब डायरेक्ट एंगेजमेंट है सिटीजन्स का इन गवर्नमेंट में इंश्योर। देखो इसमें एंगेजमेंट है सिटीजन्स का इन गवर्नेंस इंश्योरिंग पार्टिसिपेटरी। अब सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए कोई भी इंफॉर्मेशन वो कैरी कर सकता है ना, एक्सेस कर सकता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड को। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आती है, करप्शन को कम हो सकता है। सिटीजन्स चार्टर क्या है, सिटीजन्स चार्टर से
एक गवर्नमेंट होता है पब्लिक का। तो पब एक सिटीजन चार्टर है क्या, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सर्विस के बारे में आउटलाइन दिया होगा, टाइमलाइंस का आउटलाइन दिया होगा, और ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा इसमें, और सर्विस डिलीवरी को अकाउंटेबल बनाने के लिए हम सर्विस डिलीवरी को अकाउंटेबल कैसे बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिटीजन चार्टर। दैन उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन है सिटीजन्स, ठीक है। उसके बाद जैसे दिल्ली जल बोर्ड का सिटीजन चार्टर है, उसमें इसमें डेडलाइंस दी होती है, टाइमलाइन दिया होता है, वाटर सप्लाई की टाइमलाइन दी होती है। तो उससे हम अपने रिड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम होता है, तो ये सिटीजन चार्टर है। सोशल ऑडिट के जरिए जो पार्टिसिपेटरी प्रोसेस वेयर सिटीजन्स रिव्यू पब्लिक प्रोग्राम्स एंड एक्सपेंडिचर। ये पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है जिसमें सिटीजन सोशल ऑडिट क्या है, सिटीजन सोशल ऑडिट है पार्टिसिपेटरी, स्ट्रेंथन लोकल गवर्नेंस, local governance and participatory process where citizens review is a participatory process where citizens review public program and expenditure। ठीक है, सोशल ऑडिट है। तो लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन हम कर सकते हैं इससे। सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, तो सिटीजन्स चार्टर है, सोशल ऑडिट है, सिविल सोसाइटी एंड एनजीओस हैं, ठीक है ना। तो सोशल ऑडिट कर सकते हैं इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी प्रोसेस सिटीजन्स भी रिव्यू कर सकता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ज़रिए, ठीक है ना। तो सिविल सोसाइटी क्या करती है, एनजीओस क्या करती है, ये गवर्नेंस के लिए वो वाच डॉग का काम करते हैं। ये देखा है, एडवाइजरी का काम करते हैं, एडवाइजरी कर सकते हैं, वाच डॉग का काम कर सकते हैं, है ना। तो मीडिया मीडिया क्या करता है, एक्स पॉलिसीज को एक्सपोज करता है, करप्शन को, गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज को एक्सपोज करता है। इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या करते हैं, वो जो पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। तो ये चैलेंजेस क्या है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के चैलेंजेस क्या हैं। अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेटिक सीक्रेसी कई बार रखने के लिए हमें तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, जुडिशरी आउटरीच कर जाती है कई बार। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो ये सारी सिटीजन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस आ गया। दैन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस आर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस। ओके गाइस, आगे भी अकाउंटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में इसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब डाइसी के व्यूज़ क्या आती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज पे, लेजिस्लेशन क्या होती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हम किन को बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज आ गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, देन एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग है, इसमें एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग। तो लॉज हैं तो रेगुलेटरी बॉडीज इसमें रेगुलेशन का काम करते हैं। लॉस लॉस का काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करना, रेगुलेशन करना, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग को देखना, और रेगुलेटरी बॉडीज को इंश्योर करना। तो इसमें ये होता है कि जितने भी गवर्नमेंट के एक्शंस हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और जो लीगल प्रोसीजर्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स उनको कंप्लाई करते हुए होने चाहिए। अब स्कोप क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, नो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कवर्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कवर्स रूल मेकिंग। अब एक होता है रूल, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या क्या आता है, लेजिस्लेटिव लॉ में देखो सिग्निफिकेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज का, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज करता क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। एक तो एक गवर्नमेंट के आर्बिट्ररी एक्शन को कंट्रोल करता है, रेगुलेटरी इंश्योर करता है, देन एफिशिएंसी को इंश्योर करता है, देन अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करता है, देन आर्बिट्ररी गवर्नमेंट पावर को चेक करता है, इंश्योर और सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, एफिशिएंसी को एनहांस करता है, देन चेंजिंग जो गवर्नेंस है ना, अडेप्ट टू चेंजिंग गवर्नेंस, उसमें अडेप्टेशन करता है। देखो लॉज से क्या होगा कि एक तो सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्ट करता है ना लॉज। तो ये देखना होता है कि
तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसमें रूल मेकिंग होती है। क्या होता है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, इसमें जो लेजिस्लेशन जो एग्जीक्यूटिव रूल्स बनाते हैं वो क्या कंप्लाई कर रहे हैं लेजिस्लेटिव रूल के साथ या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एडजुडिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, ये रिजॉल्व को डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कवर क्या क्या आता है, तो लॉज के होएंगे, तो लॉज को में ही आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो जुडिशियल ओवरव्यू, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज को हम जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं, है ना। तो अब सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्शन की भी बात आती है, तो वो भी ये कवर करता है। लॉज में देखो हर चीज़ देखनी होती है। कोई डिस्प्यूट है कोई एम्प्लॉय का, वो भी देखना होता है। कोई गवर्नमेंट का कोई आर्बिट्ररी पावर तो नहीं है, वो भी देखना होता है। अकाउंटेबिलिटी भी देखनी होती है, सिटीजन्स के राइट को भी देखना होता है, इन्हांस एफिशिएंसी भी देखनी होती है, अडेप्ट टू चेंजिंग गवर्नेंस वो भी देखना होता है। ठीक है, तो ये स्कोप होता है, स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कवर क्या करता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस जो है। अब लेजिस्लेशन क्या है, जो लॉज रूल मेकिंग है ना, रूल मेकिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज जो है वो रूल मेकिंग करता है, एग्जीक्यूटिव को कवर करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज का हम करेंगे डिस्कशन। देखिए, अब सिग्निफिकेंस एडमिनिस्ट्रेशन लॉज क्या होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। हम देख सकते हैं कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो कहीं डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन है, जैसे एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी दी है लॉज बनाने के लिए, वो कहीं एक्सीड तो नहीं कर रही अपनी पावर्स को। जुडिशियल रिव्यू करती है, जुडिशियल भी चेक करती है कि लॉज वायलेट तो नहीं कर रही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को। उसके बाद जुडिशियल ओवररीच होता है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। और बेसिकली अकाउंटेबिलिटी तो आती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की वजह से, तो है ना। इसमें एडजुडिकेशन है, इसमें इसमें एडजुडिकेशन है, इसमें सिटीजन्स की राइट्स की प्रोटेक्शन है ना, एडजुडिकेशन है इसमें। तो इसमें अब एवी डाइसिस के क्या व्यू थे। एवी डाइसिस ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सब हर एक जो है वो लॉ के आगे बराबर है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ जो है वो लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ, दैट इज सुपरमेसी ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर एक इंडिविजुअल जो है वो जितने भी इंडिविजुअल्स है आर सब्जेक्ट टू द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ओके, 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 are have to go through the same legislative process. अब laws are supreme, then equality before law, the laws are equal before the law, then legal rights के predominance क्या है। अब लीगल राइट्स का जो है वो लीगल राइट्स ऊपर होने चाहिए सबसे। तो अब क्योंकि अब लॉज कैसे हम लागू कर सकते हैं, जुडिशियल इन्फोर्समेंट के थ्रू ही हम लॉज को लागू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या होता है कि जब लेजिस्लेशन जो है ऑथोराइज कर देता है एग्जीक्यूटिव को कि आप रूल बनाइए, लॉ बनाइए, तो इससे क्या होता है कि लेजिस्लेचर का बर्डन कम हो जाता है। लेकिन इसकी चैलेंजेस ये है कि कई बार लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर जाते हैं। देन और इसमें इसमें प्रोएक्टिवनेस आ जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है लॉ मेकिंग में, और इमरजेंसी में क्विक रिस्पांस मिल जाता है, फास्ट हो जाता है काम, ठीक है ना।
तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं है ना, ये चीज़ें हैं स्कोप में। रूल मेकिंग का है इसमें, रूल मेकिंग लॉज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन में यही रूल हमने करना होता है ओबे। ओके 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 देन आगे बढ़ते हैं इसमें है ना। तो ये आ गया ए बी टाइसी व्यू, स्कोप क्या है इसके, रूल ऑफ लॉ क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है। तो ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास तो इसके पास राइज तो पार्लियामेंट्री की कई बार सोवरेनिटी है वो वीक हो जाती है, तो आर्बिट्ररी गवर्नेंस कई बार हो जाती है। तो जैसे कौन कौन से जैसे स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी होते हैं, बाई लॉज भी होते हैं। बाई लॉज क्या हो गया, रेगुलेशंस बाई लोकल अथॉरिटीज़। टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसमें क्या होता है कि स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, टाइप्स क्या हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के। तो एग्जीक्यूटिव बाई लॉस, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो एक तो बाई लॉस हैं, वो टाइप्स हैं इसकी। तो क्या होता है कि लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनसिपल बॉडीज़ होगी वो बाई लॉज बनाती हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बाद एग्जीक्यूशन जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो ऑर्डर करता है, वो डायरेक्शन दे देता है। तो अब स्टैट्यूटरी क्या लॉज होते हैं, स्टैट्यूटरी होते हैं, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जो फ्रेम होते हैं अंडर द एक्ट, रूल्स फ्रेम्ड अंडर एक्ट, उनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, रूल्स फ्रेम्ड अंडर द एक्ट। तो ये आ गया इसका। अब चैलेंजेस क्या क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में क्या होता है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी रहती है, एक आर्बिट्ररी को कंट्रोल करता है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप रहता है, इसमें प्रॉम्प्ट एक्शन होता है, और जो इसमें जुडिशियल जो है वो बैकलॉग है ना। तो इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव कई बार ओवर पावर कर जाता है। तो आप सिटीजन्स की भी अवेयरनेस लेवल कम है, ये आप लिख सकते हो, आर्बिट्रेरीनेस इन ब्यूरोक्रेसी, ये मैंने लिखा। तो अब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट्स नॉट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है अलग कंट्रीज़ में, उनको स्टडी करते हैं, और उनको तो किस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, चाहे वो सिस्टम का स्ट्रक्चर है या वो कंटिजेंसी स्ट्रक्चर है, तो उसको कैसे हम इवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, historical and sociological factors. Now, what are historical and sociological factors affecting administration? Now, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। तो पब्लिक पब्लिक है ना, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ की हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस होता है। हिस्टोरी जैसे इंडिया कॉलोनीज रही है ब्रिटेन का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया का के कुछ फीचर्स ब्रिटिश ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते जुलते हैं। और यूएसए का जो क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है, डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस ज़्यादा है, और फेडरलिज्म ज़्यादा है यूएसए में। और चाइना में एक पार्टी है, तो वहाँ पे स्टेट का कंट्रोल है, वहाँ पे ज़्यादा स्टेट का ज़्यादा कंट्रोल है। यहाँ यूएसए में स्टेट का कंट्रोल, वहाँ पे सिंगल पार्टी है, यहाँ पे ड्यूअल पार्टी है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस है, फेडरलिज्म है, यहाँ पे स्टेट का कंट्रोल है, और कन्फ्यूजन ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं हम उसको, वहाँ पे कन्फ्यूजन ब्यूरोक्रेसी है। अब सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे ट्रेडिशनल हैं, कल्चर हैं।
तो अब जैसे एक ट्रेडिशन क्या है, ट्रेडिशनली जो वो फोकस करते हैं एफिशिएंसी के ऊपर। तो एशियन में जो भी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हायरार्की है, हमारी भी तो एफिशिएंसी में फोकस करती है। सोशल स्ट्रक्चर, ये आ गया कल्चरल सोशल स्ट्रक्चर। अब कास्ट, एथनिक डिविजन्स, कास्ट हैं, सोशल डिविजन्स हैं, इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? डेवलप्ड नेशंस हैव हाई टेक्नोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब डेवलप्ड नेशंस क्या हैं? उनमें हाई टेक्नोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वाइल जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ना के बराबर है, जिसको हम बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है। तो कल्चर एंड ट्रेडिशन ऐसा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी असर करती है, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। अब जैसे कास्ट है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को, एथनिसिटी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट करती है, साउथ अफ्रीका। तो जैसे ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स इन डिफरेंट कंट्रीज, अगर हम बात करें अमेरिका में क्या है? अमेरिका में है फेडरलिज्म है वहाँ पे, फेडरलिज्म है। तो वहाँ पे फेडरलिज्म है, तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है गवर्नमेंट से, ब्यूरोक्रेसी चेंज हो जाती है, टेम्परेरी ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन ब्रिटेन में जो है वो ब्यूरोक्रेसी परमानेंट है, इंडिया में ब्यूरोक्रेसी परमानेंट है। सेपरेशन है जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पावर्स का। तो वहाँ पे मिनिस्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे सेपरेशन पावर्स हैं। सिविल सर्वेंट्स चेंज विद एवरी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है। इंडिया में क्या है? हाइब्रिड सिस्टम है। तो यहाँ पे सिविल सर्विस परमानेंट है विद पॉलिटिकल सुपरविजन, पॉलिटिकल है, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी है। तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिटिक्साइज इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अमेरिकन की ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिक्साइज है। तो ये कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन हमने किया है इंडिया का, चाइना का, ब्रिटेन का, और परमानेंट इसका चाइना का, और यूके का, और इंडिया का, और यूएसए का। ठीक है। तो अब करंट स्टेटस क्या है? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनली क्या होता था? ब्यूरोक्रेसी थी, मैकेनिस्टिक मॉडल थे, एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस करते थे। उसके बाद फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट पे जोर दिया गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते गए तो ह्यूमन रिलेशन पे जोर दिया गया, इंटरपर्सनल रिलेशन के ऊपर जोर दिया गया, इंटरेक्शन के ऊपर जोर दिया गया। उसके बाद रैशनलिस्टिक डिसीजन मॉडल आया। उसके बाद स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ट्रेडिशनल फोकस ऑन लॉजिस्टिक्स एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ट्रेडिशनल बिहेवियर रेवोल्यूशन, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब ट्रेडिशनल है, बिहेवियर रेवोल्यूशन है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो फोकस है इसमें डेवलपिंग। तो ट्रेडिशनल है, लीगलिस्टिक है, ब्यूरोक्रेसी, उसका बिहेवियर रेवोल्यूशन है, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसके बाद डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? फोकस करती है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर। उसके बाद ठीक है। उसके बाद ये आ गया डेवलपिंग कंट्रीज। उसके बाद लीगलिस्टिक एंड स्ट्रक्चरल स्टडीज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। उसके बाद फोकस क्या हुआ? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गया, जिसमें हम डिजिटल पर फोकस करते हैं। हम डिजिटलाइजेशन पे फोकस करते हैं, हम बड़ी सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। उसके बाद इकोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इकोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि एफडब्ल्यू जो रिक्स हैं उन्होंने दिया था एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल और प्रिज्मेटिक मॉडल। इंडिया का जो मॉडल है वो प्रिज्मेटिक मॉडल है। इसमें इंडिया का मॉडर्न स्ट्रक्चर है, बट ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ है किसकी वजह से? ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की वजह से, सोशो ट्रेडिशनल सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो जैसे कास्टिज्म, नेपोटिज्म। तो उसके बाद अग्रिया इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में क्या है? एग्रीकल्चरल जो ट्रेडिशनल क्या होता था? रिजिड हिरार्की थी, और मॉडर्न में क्या है? स्पेशलाइज्ड है, फ्लेक्सिबल सिस्टम है, ठीक है। तो ये है एफ डब्ल्यू रिक्स, इकोलॉजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देन क्रिटिसिज्म ऑफ रिक्स मॉडल, ये देन चैलेंजेस इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चैलेंजेस क्या कर सकते हैं? चैलेंजेस
क्या है, देखो कल्चरली डिफरेंट है। जैसे हमारा कल्चर, हम कास्ट सिस्टम से हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस्ड है, सोशल कल्चरल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है, इकोनॉमिक सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है। तो वो कहीं एक सिंगल मॉडल अप्लाई करना ऑल ऑल तो वो सूटेबल नहीं है। तो उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब पॉलिटिक कॉमन चेंज हो जाती है देन प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब सभी को टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो इनको करने के लिए दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टडी करने की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। अब उनको जो डब्ल्यू एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ हैं, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, उसको उसको भी उनको भी अडेप्ट, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अडेप्ट होना चाहिए इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में, डब्ल्यूटीओ एंड स्टडीज़। then impact of globalization, national administration must adapt to international policies, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। तो इसमें क्या होता है कि ई गवर्नेंस है तो एआई ड्रिवन, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगापुर और यूएई की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एआई ड्रिवन है, ब्यूरोक्रेसी। तो उनकी एआई ड्रिवन ब्यूरोक्रेसी है तो ऑटोमेशन पे फोकस करती है और प्रोडक्टिव गवर्नेंस के ऊपर फोकस करती है। तो कल्चरल डिफरेंसेस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है। तो challenges हैं इनका कंपैरेटिव। ओके, तो ये आ गया पब्लिक एडमिन। तो इसमें हम कर सकते हैं। तो उसके बाद हम डेवलपमेंट डायनेमिक्स पे फोकस करते हैं। डेवलपमेंट डायनेमिक्स क्या है? डेवलपमेंट डायनेमिक्स देन कम्स अगर नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट डायनेमिक्स। डेवलपमेंट डायनेमिक्स में आता है डेवलपमेंट क्या चीज़ है, प्रोफाइल क्या, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफाइल कैसे चेंज हो रही है, एंटी डेवलपमेंट थीसिस क्या है, अब वो ब्यूरोक्रेसी और डेवलपमेंट आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, जहाँ फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट होनी चाहिए या फिर मार्केट ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट हो रहा है। इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो लिबरलाइजेशन का डेवलपिंग इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपिंग कंट्रीज, वीमन एंड डेवलपमेंट एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर? तो वीमन एंड डेवलपमेंट और द सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट, इनका क्या है? ये डेवलपमेंट डायनेमिक्स है तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला आता है डेवलपमेंट होता क्या है। अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। देन लेट अस सी डेवलपमेंट। तो अब डेवलपमेंट हम किस में बोल सकते हैं? डेवलपमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा है सोशल डेवलपमेंट, देन तीसरा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होगा? पहले रिजिड था, हायरार्की थी, अब फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन है और मार्केट ड्रिवन है। सोशल डेवलपमेंट कैसी होगी? पहले एजुकेशन की डेवलपमेंट हो रही है, हेल्थ की डेवलपमेंट हो रही है। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सोशल प्रोग्रेस है, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। देन जीडीपी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ट्रेडिशनल व्यू क्या था, कंटेम्प्रेरी व्यू क्या है डेवलपमेंट का? ट्रेडिशनली हम ये मानते थे कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो कंट्री ग्रो कर रही है। अब ऐसा नहीं है, अब जीडीपी के साथ साथ
अदर फैक्टर्स को भी देखा जाता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का रैंक जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे इम्प्रूव किया है, तो इसका मतलब जो है वो इंडिया ने जो डिफरेंट फेजेस हैं डेवलपमेंट के, उन सभी फेजेस में डेवलपमेंट को अचीव किया है। तो अब ठीक है, तो इसमें ह्यूमन का कंटेम्प्रेरी में हम क्या करते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस है ना, और गवर्नेंस पे फोकस है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस है, पहले तो सिर्फ जीडीपी था मेन। तो अब चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अब क्या होता है चेंजिंग, पहले ट्रेडिशनल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है। ट्रेडिशनली डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन नहीं थी, स्टेट लेड इकोनॉमी होती थी। लाइक तो इस टाइम पे गवर्नमेंट के कंट्रोल होता था। लेकिन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्न फीचर्स का, मॉडर्न डेमोक्रेसी का, मॉडर्न डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर है। और क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो पहले क्या था, 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे डेवलपमेंट के। तो सोवियत स्टाइल सेंट्रल प्लानिंग इन चाइना। लेकिन अब क्या है, अब पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है यहाँ पे, नीति आयोग है। तो अब स्टेट लेड प्लानिंग हो गई है, शिफ्ट टू मार्केट ओरिएंटेड गवर्नेंस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड हेल्थ, startup India, government promoting entrepreneurship through policy support, showing a shift from state control to market driven development. This is called changing profile of development administration. Traditional development administration, modern development administration. देन एंटी डेवलपमेंट थीसिस, एंटी डेवलपमेंट थीसिस क्या बोलती है कि क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाती है, रिच और गैप के बीच का जो गैप, रिच और पुअर के बीच का गैप है वो और बढ़ जाता है, और लोकल कल्चर जो है वो स्पाइल हो जाता है, लोकल एनवायरनमेंट जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि कॉमन सिटीजन से ज़्यादा कॉरपोरेशंस को ज़्यादा डेवलपमेंट होती है जी, ठीक है। तो जैसे आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट की एक्सप्लोइटेशन हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस किया जा रहा है। ब्राज़ील अमेज़न में अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक्सप्लोइटेशन। ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट क्या चीज़ है, ब्यूरोक्रेसी और डेवलपमेंट। अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अब देखो पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, दिन रेगुलेटरी का रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे इंश्योरिंग फ्री फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस, रेगुलेटरी ओवरसाइट कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। ये सारे डेवलपमेंट के फीचर, ब्यूरोक्रेसी तो कर रहा है सारा, सोशल डेवलपमेंट कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं, अब चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस में हम कह सकते हैं कि चैलेंजेस में देखो रेड टैपिज्म है, रेड टैपिज्म तो है ही है। फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, ब्यूरोक्रेसी जो डेवलपमेंट चाहते नहीं हैं वो एक हर्डल बन जाते हैं। इनोवेशन वो कर नहीं सकते, रेजिस्टेंस है इनोवेशन, ठीक है। अडॉप्शन का टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बड़ा लो हो रहा है, करप्शन का मिसयूज़ हो रहा है, फंड्स का डिले है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट, स्ट्रॉन्ग स्टेट में होता है स्टेट लेड प्लानिंग होती है, स्टेट ही सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। और मार्केट ड्रिवन अप्रोच जैसे यूएसए में है, यूके में है, यू पोस्ट 1991 इंडिया है लीड्स टू हायर एफिशिएंसी बट में इंक्रीज इन इक्वालिटी। इसमें क्या होता है कि चाइना में स्ट्रॉन्ग स्टेट अप्रोच है, यूएसएसआर में स्ट्रॉन्ग स्टेट अप्रोच है, इंडिया में नेहरूवियन मॉडल लगता है। तो इसमें क्या होता है, वेलफेयर तो होती है, सोशल वेलफेयर होती है, बट इसमें इनएफिशिएंसीज आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। स्ट्रॉन्ग स्टेट अप्रोच, मार्केट ड्रिवन अप्रोच के अपने एडवांटेजेस है, स्ट्रॉन्ग स्टेट के अपने एडवांटेजेस। अब इम्पैक्ट क्या था, लिबरलाइजेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब इम्पैक्ट क्या था, लिबरलाइजेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो लिबरलाइजेशन हैज चेंज्ड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो किस तरह से अब देखो लेस क्या हुआ कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया। लिबरलाइजेशन हैज चेंज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो लिबरलाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो किस तरह से
जो है वो लिबरलाइजेशन है। तो लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, लिबरलाइजेशन हैज चेंज्ड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, रिडक्शन इन लाइसेंस राज। देखो प्राइवेट पार्टनरशिप आ रही है, सो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में, डिजिटल गवर्नेंस हो रहा है, ये सारा ठीक है। ये लिबरलाइजेशन है। वुमेन एंड डेवलपमेंट, अब वुमेन कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के वो क्रेडिट लोन उनके लिए है, वो लोकल डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट कर रही है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रही है। देन वुमेन को एम्पावर कर रहा है सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नाबार्ड जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रो क्रेडिट अप्लाई कर रहा है टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है ना। तो चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस हर डेवलपमेंट में देखो ब्यूरोक्रेटिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, जब ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, देन सिटीजन्स लैक ऑफ सिटीजन्स अवेयरनेस है, तो क्लाइमेट चेंज का इशू है, सस्टेनेबिलिटी का इशू है, डिजिटल डिवाइड भी है एक डेवलपमेंट का चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन। देन कम्स पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते बढ़ते हम थोड़ा ओके गाइस, देन कम्स पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करनी है तो ह्यूमन रिसोर्स हम पढ़ते हैं इसमें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे की जाती है। अब पर्सोनल मैनेजमेंट होता क्या है, बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें, कि किस तरह से हमने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हमने मैनेज करना है, ठीक है। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, रिक्रूटमेंट करनी होती है, सबसे पहले ट्रेनिंग आती है, फिर डेवलपमेंट आती है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग डेवलपमेंट, दैन परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है, दैन सर्विस कंडीशंस होती हैं इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एथिक्स और बहुत ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स और सर्विस कंडीशन। तो देन इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इम्पोर्टेंस क्या है एच आर डी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब एच आर डी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है कि एच आर डी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट है, एफिशिएंसी है, एथिक्स, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के ऊपर फोकस है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है एच आर डी का, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी लानी है, करप्शन को ख़त्म करना है, हमने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है ना, एथिकल कंडक्ट को एनकरेज करना है, कंपिटेंसी को एनकरेज करना है, ओके। अब रिक्रूटमेंट का है, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम होती है, लिटरल एंट्री सिस्टम होता है, देन कंट्रेक्चुअल हायरिंग होती है, ठीक है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंट्रेक्चुअल हायरिंग करता है फ्रॉम आईटी एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो लेटरल एंट्री होती है इंडियन ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। तो जैसे नीति आयोग है या फिर सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट्स हायर करते हैं फॉर पॉलिसी रोल्स के लिए। ट्रेनिंग एंड करियर एडवांसमेंट, अब ट्रेनिंग टाइप ट्रेनिंग क्या होती है, एक तो होती है फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद होता है मिड करियर ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसे पुलिस पर्सनल्स को प्रोवाइड की जाती है, मिड करियर ट्रेनिंग होती है कि उनको करियर ग्रोथ में स्किल डेवलपमेंट एनहांसमेंट में ट्रेनिंग दी जाती है। फाउंडेशन ट्रेनिंग, इंडक्शन कोर्सेज फॉर न्यू रिक्रूट, एग्जांपल एलबीएस एनएनए फॉर आईएएस ऑफिसर्स। फाउंडेशन ट्रेनिंग है जैसे एलबीएस एनएनए फॉर आईएएस, एलबीएस एनएनए फॉर आईएएस ऑफिसर्स। क्या है, फाउंडेशन ट्रेनिंग है, मिड करियर ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो इसमें एलबीएस एनएनए है फॉर आईएएस ऑफिसर्स के लिए, एल बी एस एस है फॉर आई एस ऑफिसर्स, ठीक है। तो उसके बाद है चैलेंजेस इन ट्रेनिंग, चैलेंजेस इन ट्रेनिंग है लैक ऑफ, देखो लैक चैलेंजेस क्या है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में चैलेंजेस क्या है ट्रेनिंग में चैलेंजेस। तो ट्रेनिंग क्या होगा कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम है ना। तो उसके बाद आई गोट प्लेटफॉर्म है, ठीक है।
तो आई गोट प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के लिए। अब पोजिशनल क्लासिफिकेशन की बात की जाती है। पोजिशनल क्लासिफिकेशन एक हायरार्की होती है, जॉब की कंडीशंस को किया जाता है, पोजीशन रैंक होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सैलरी स्ट्रक्चर बताया जाता है। रैंक का बताया जाता है, सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाता है, डिफाइन किया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाती है। ठीक है। सर्विस कंडीशन, अब सर्विस कंडीशन में जॉब सिक्योरिटी इसमें होती है। ठीक है। पेंशनरी बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। और कोड ऑफ कंडक्ट होता है इसमें। ये सर्विस कंडीशन है, पोजीशन क्लासिफिकेशन है और सर्विस कंडीशन है। तो डिसिप्लिन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो दी जाती हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स में क्या किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड्स जो है वो ऑफन सब्जेक्टिव होता है। तो डिसिप्लिन मैकेनिज्म क्या है, डिसिप्लिन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसमें डिपार्टमेंटल की इंक्वायरीज होती है। ठीक है। डिसिप्लिन मैकेनिज्म में क्या होता है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज की जाती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, लोकपाल लोकायुक्त होता है, डिसिप्लिन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो 360 डिग्री अप्रेजल होता है। ठीक है। आउटकम बेस्ड असेसमेंट होता है, परफॉर्मेंस लिंक टू गवर्नेंस आउटकम, परफॉर्मेंस लिंक टू गवर्नेंस आउटकम। अब आउटकम बेस्ड असेसमेंट होता है, आउटकम बेस्ड असेसमेंट, परफॉर्मेंस लिंक्ड टू गवर्नमेंट। ठीक है। तो पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब पीएम अवार्ड क्या है, पीएम अवार्ड दिया जाता है फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो किनको दिया जाता है, डिसिप्लिन के लिए तीन चार सेंट्रल विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन है और डिसिप्लिन को इंश्योर करती है। फिर लोकपाल लोकायुक्तास है, फिर सेंट्रल विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन है, फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हो जाती हैं, फिर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो कि ट्रेडिशनल मेथड को हम ऑफन सेलेक्टिव मानते हैं। 360 डिग्री अप्रेजल है, फीडबैक है फ्रॉम पीयर्स सबऑर्डिनेट्स एंड सीनियर्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर एम्पावरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, आउटकम बेस्ड असेसमेंट, परफॉर्मेंस लिंक टू गवर्नमेंट गवर्नेंस आउटकम, पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ें हैं। तो अब आता है परफॉर्मेंस पे एंड सर्विस कंडीशन। अब देन कम्स प्रमोशन पे एंड सर्विस कंडीशन। अब प्रमोशन कैसे होती है, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होनी चाहिए, या फिर मेरिट बेस्ड प्रमोशन होनी चाहिए, या फिर कम्बिनेशन अप्रोच होना चाहिए। ठीक है ना। पे एंड बेनिफिट्स, पे एंड सर्विस कंडीशन, जैसे पे कमीशन होता है जो कि पे डिसाइड करता है। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन है, ग्रीवियंस रिड्रेसल है। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, तो ग्रीवियंस को रिजॉल्व करते हैं। स्टाफ एसोसिएशन है, तो सिविल सर्वेंट की यूनियन होती है जो कि ये क्या कर लोग ये बारगेनिंग करते हैं। एनपीएस है, तो गवर्नमेंट डिमांडिंग, जैसे एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशन है, तो ग्रीवियंस रिड्रेसल है, तो मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, स्टाफ एसोसिएशन है, ओम्बड्स मैकेनिज्म है। तो देन एम्प्लॉयर प्रमोशन पे एंड सर्विस कंडीशन, पीएम अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंटल है इसमें। तो ये सब चीज़ें इसमें करनी होती है डिस्कस। फिर कोड ऑफ कंडक्ट है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है। कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सिविल सर्वेंट को न्यूट्रल होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट होना चाहिए। इश्यूज क्या है, इश्यूज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो इंटरफेरेंस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अंडरमाइंस न्यूट्रलिटी। देन उसके बाद करप्शन क्या है, वीकन्स पब्लिक ट्रस्ट। कोड ऑफ कंडक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, तो एथिकल गाइडलाइंस क्या है सिविल सर्वेंट्स की, तो इंटीग्रिटी है, न्यूट्रलिटी है, अवॉइड पॉलिटिकल बेस है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट, अवॉइड पॉलिटिकल पर्सनल गेन्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अंडरमाइंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या अंडरमाइंस न्यूट्रलिटी है, करप्शन क्या है, करप्शन है इसमें। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के लिए विसल ब्लोअर बिल है जो कि करप्शन को रिपोर्ट करता है। ठीक है। सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी और एक्टिविज्म, सिविल सर्विस को न्यूट्रल होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। चैलेंजेस इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, चैलेंजेस क्या है रिक्रूटमेंट में कि देखो सेम ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, और करप्शन है, नेपोटिज्म है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो ये सब चीज़ें चैलेंजेस तो हैं, रहेंगी 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 रहेंगी। डेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी है,
टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बैकबोन है गवर्नेंस का, ठीक है। तो पब्लिक देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पब्लिक पॉलिसी, मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, द क्रिटिक प्रोसेस ऑफ कंसेप्चुलाइजेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, रिव्यू एंड द इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट थ्योरीज एंड पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन। ओके गाइस। अब पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? पब्लिक पॉलिसी से हम मानते हैं कि पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट का एक्शन है, गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलिसी। अब रैशनल मॉडल होता है पॉलिसी मेकिंग का। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो रैशनल मॉडल में सारे के सारे अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट किया जाता है, ठीक है। लॉजिकल एंड डाटा ड्रिवन अप्रोच, इसमें क्या होता है कि लॉजिकल होता है और डाटा ड्रिवन अप्रोच होती है, जिसको हम बोलते हैं रैशनल मॉडल। लॉजिकल एंड डाटा ड्रिवन अप्रोच, जिसमें हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अज्यूम्स परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब होता है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल में हम क्या करते हैं कि हम पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, हम करते हैं काम पॉलिसी मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग होती है। तो इसमें गवर्नमेंट एक्शंस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी है, गवर्नमेंट एक्शंस और डिसीजंस को रेफर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अज्यूम किया जाता है, इसमें होता क्या है, इकोनॉमिक जो है पॉलिसी डिसीजंस को मेड किया जाता है आफ्टर इवेल्युएटिंग ऑल पॉजिटिव पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। लॉजिकल एंड डाटा ड्रिवन अप्रोच है ये। तो उसके हम क्या करते हैं, अज्यूम परफेक्ट इंफॉर्मेशन मानते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो इंक्रीमेंटल में हम क्या करते हैं कि हम पॉलिसी को चेंज करते हैं ग्रेजुअली, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जैसे फॉर्म लॉस है, फॉर्म लॉस में की एग्जांपल है एक इंक्रीमेंटल डिसीजन मेकिंग की। उसके बाद ग्रुप थ्योरी मॉडल, ग्रुप थ्योरी मॉडल कहता है, इंक्रीमेंटल मॉडल ग्रुप थ्योरी मॉडल कहता है कि हम क्या करते हैं, स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करते हैं और लॉबिंग करते हैं और नेगोशिएशन करते हैं, तो उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। डिसीजन जैसे जीएसटी पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो हुआ था ग्रुप थ्योरी मॉडल से। पब्लिक का चॉइस थ्योरी, पब्लिक चॉइस थ्योरी होती है कि हम इसमें सिटीजन्स जो हैं वो चूसिंग पॉलिसीज दैट बेनिफिट देम। इसमें हम क्या करते हैं, पब्लिक चॉइस थ्योरी में हम क्या करते हैं, तो हम पब्लिक चॉइस थ्योरी, पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक को हम मानते हैं कि रैशनल कंज्यूमर्स हैं। तो हम वो पॉलिसी चूज करते हैं जो बेनिफिट करता है पब्लिक को। अब वो पॉलिसी प्रोसेस क्या है, पॉलिसी प्रोसेस क्या है, इसमें हम एजेंडा करते हैं, ठीक है। एजेंडा सेटिंग, एजेंडा सेटिंग में हम क्या करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं। एजेंडा सेटिंग में हम इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को, डिसीजन मेकिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसके बाद फिर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, पॉलिसी फार्मूलेशन, एजेंडा सेटिंग है, आइडेंटिफाइंग इश्यूज, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, पॉलिसी फार्मूलेशन, ड्राफ्टिंग पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट अप्रूवल है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पॉलिसी साइकिल फ्रॉम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन टू हाउसिंग डिलीवरी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, तो जैसे ये पॉलिसी पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी है। तो इसके लिए क्या किया गया, पहले एजेंडा सेट किया गया। इशू क्या, इशू ये था कि लोगों के पास घर नहीं है। उसके बाद फिर पॉलिसी फार्मूलेशन, पॉलिसी ड्राफ्ट की, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट की गई। फिर पॉलिसी फार्मूलेशन हुई, डिसीजन मेकिंग, फिर में गवर्नमेंट का अप्रूवल हुआ। गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में कहते हैं गवर्नमेंट का अप्रूवल को जी लागू कर दी। इंप्लीमेंटेशन मीन्स एग्जीक्यूशन की जाती है मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। चैलेंजेस आते हैं, देखो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होता है, टेक्नोलॉजी का अभाव होता है, पब्लिक में अवेयरनेस कम होती है, रेडिज्म रेपिज्म, करप्शन है, पब्लिक रेजिस्टेंस है और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है। तो रोल ऑफ स्टेट थ्योरीज इन पब्लिक पॉलिसी, न्यू लिबरल स्टेट थ्योरी। देखो स्टेट थ्योरी, वेलफेयर एक होता है, रोल ऑफ स्टेट थ्योरीज इन पब्लिक पॉलिसी एक होता है वेलफेयर स्टेट थ्योरी। वेलफेयर स्टेट थ्योरी होती है कि गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है, सारे के सारे गवर्नमेंट काम करती है।
एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया ये। लेकिन न्यू लिबरल में क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन होती है, मार्केट इकोनॉमी होती है, तो इसमें हेल्थ फैसिलिटी प्राइवेट प्लेयर भी प्रोवाइड करता है, स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल भी प्रोवाइड करते हैं और प्राइवेट स्कूल भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें गवर्नमेंट की मिनिमम इंटरवेंशन होती है। इसमें वेलफेयर स्टेट थ्योरी में हम क्या करते हैं, जैसे महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेलफेयर स्टेट थ्योरी। अब न्यू लिबरल स्टेट थ्योरी जैसे प्राइवेटाइजेशन कर दिया पीएसयू का इंडिया में, प्राइवेटाइजेशन हो गया पीएसयू का, एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन किया, एनर्जी सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन है, रेलवेज में कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या बोलते हैं न्यू लिबरल स्टेट पॉलिसी। इनको हम बोलते हैं न्यू लिबरल स्टेट पॉलिसी। देन आ गया वेलफेयर स्टेट पॉलिसी। देन पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन। पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन, अब क्या होता है पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन। उसके बाद आता है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, देन ई गवर्नेंस इन पॉलिसी मेकिंग, देन सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। अब पब्लिक पॉलिसी क्या है, पब्लिक पॉलिसी बेसिकली डायनेमिक है, पब्लिक पॉलिसी इज डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। डायनेमिज्म है इसमें, इवॉल्विंग है, इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स। इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग रिक्वायर्स ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन फॉर बेटर गवर्नेंस आउटकम। तो पब्लिक पॉलिसी। अब दूसरा है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग क्या है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब क्या है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग है, ई गवर्न पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं हम, ई गवर्नेंस लाई हमने, दैट इज पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म्स। देन एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग जिसमें हम करते हैं डेटा लॉजिकल एंड डेटा ड्रिवन मॉडल, लॉजिकल यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, पब्लिक कंसल्टेशन एंड सोशल ऑडिट, पब्लिक कंसल्टेशन जैसे माई गवर्नमेंट, माई जीओवी पोर्टल, माई जीओवी पोर्टल है। तो कंक्लूजन जो तो हम क्या करते हैं देखो, पब्लिक पॉलिसी जो है वो सोशल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, पॉलिसी है, डिसीजन मेकिंग है, ये सारे इम्पैक्ट करते हैं। अब आगे टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, techniques of administrative improvement. Then comes organizations and methods, work study and work measurement, e-governance and information technology, management aid tools like network analysis, MIS, PERT, CPM. Then comes financial administration. तो टेक्निक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। देन उसके बाद हम क्या करते हैं टेक्निक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में, देखिए किस तरह से अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए हमें, गवर्नेंस चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, सर्विस डिलीवरी चाहिए। ठीक है ना, हम सर्विस पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो फाइन होनी चाहिए। देन हम क्या करते हैं कि वेरियस टेक्निक्स है जो कि इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, डिसीजन मेकिंग को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। दिस टेक्निक्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेथड्स को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है ना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें वेरियस टेक्निक्स हैं जो कि अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव करती है, वेरियस एफिशिएंसी इम्प्रूव करती है, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करती है। तो जिसमें टेक्निक्स में हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स टेक्निक है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स है। ठीक है, वर्क फ्लो है, वर्क स्टडी है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स है, वर्क स्टडी है, ई गवर्नेंस है एंड मैनेजमेंट एड टूल्स हैं लाइक MIS है, PERT है, CPM है। ठीक है, तो ये टेक्निक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन, दिस टेक्निक्स इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स। तो वर्क स्टडी है। ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स को स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं स्टडी हम, एक तो सिंप्लीफाई करते हैं वर्क को, हम स्टैंडर्डाइज करते हैं वर्क को, हम वेस्टेज को कम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारा होता है वर्क फ्लो का, हम देखते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं। तो उसके बाद आता है वर्क स्टडी, जैसे ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स का। वर्क स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी हो गया, वर्क स्टडी हो गया, हम वर्क को स्टडी की बेस्ट मेथड से हम कैसे काम को कर सकते हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। और वर्क मेजरमेंट होता है कि वर्क मेजरमेंट मीन्स क्या, उसमें टाइम क्या लगेगा,
और रिसोर्सेज क्या लगेंगे, वर्क मेजरमेंट, वर्क को मेजर करते हैं और बेस्ट मेथड स्टडी को मेजर करते हैं। मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। तो जैसे आप ऑनलाइन सेवा केंद्र है, ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र है, तो हम ऑनलाइन पासपोर्ट आप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टिकट रेलवे टिकट बुकिंग जो है वो ऑटोमेटिक ऑनलाइन कर सकते हैं। दैट इज़ कि उसको ये कैसे आए हैं, ये वर्क फ्लो वर्क स्टडी से और वर्क मेजरमेंट टेक्निक से ये पॉसिबल हुआ है। उसके बाद आता है ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो ई गवर्नेंस आएगी तो एफिशिएंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। तो डिजिटली जैसे आई गोव है, आधार बेस्ड आधार देखो डिजिटल लॉकर है, इसमें ई गवर्नेंस है, एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब होता क्या है, ई गवर्नेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, एफिशिएंसी आती है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ें आती हैं। तो की फीचर्स क्या हैं, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। देन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। और डिजी लॉकर है, एग्जांपल ई कोड प्रोजेक्ट्स हैं, ई कोड्स हैं, हम ऑनलाइन ई कोड्स प्रोजेक्ट क्या है कि हम क्या करते हैं, और इसमें कोड्स जो है वो ऑनलाइन केस मैनेजमेंट करता है, डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम है जुडिशरी में, ई कोड्स डिजिटली केस मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटली केस मैनेजमेंट सिस्टम है जुडिशरी में। तो डिजी लॉकर्स हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज फॉर गवर्नमेंट इशूड के सर्टिफिकेट्स हैं वो हम ऑनलाइन स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ए टूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके, देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है कि एक डेटा होता है, डेटाबेस होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो डेटा इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए, दैट इज़ मैनेजमेंट। इससे भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिमूव करते हैं। जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जांपल हम ले लीजिए, जैसे क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तो ये डेटाबेस है, डिजिटल डेटाबेस है फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इसमें क्राइम की, क्रिमिनल्स की सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिलती है। तो उसके बाद आता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक हम क्या करते हैं, program evaluation and review technique is used for planning and scheduling complex projects। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और शेड्यूलिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को। तो इसमें हम प्लानिंग करते हैं और शेड्यूलिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। तो हम क्या करते हैं कि हम वैल्यूएट करते हैं, ठीक है, वैल्यूएट करते हैं कि हम किस टाइम पे इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, टाइम एस्टिमेशन कितना है इसका। और क्रिटिकल पाथ हम आइडेंटिफाई करते हैं टू अवॉइड डिलेज, स्मार्ट सिटीज में जिनमें पॉट लगता है। उसके बाद आता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड में हम क्रिटिकल मेथड पाथ हम अडॉप्ट करते हैं लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल टास्क इन ए प्रोजेक्ट। CPM identifies the longest sequence of dependent task in a
प्रोजेक्ट। तो इंश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। की फीचर्स क्या हैं? तो हम प्रोजेक्ट्स को हम कैसे एवेल्युएट करते हैं और उसको कंप्लीट करने के लिए ये टेक्निक अपनाई जाती है। ऐसे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स है, जिसमें क्रिटिकल पाथ मेथड कि पाथ को करने का सबसे लॉन्गर सीक्वेंस क्या होगा, दैट इज क्रिटिकल पाथ। उस क्रिटिकल पाथ को इवेल्युएट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि प्रोजेक्ट को कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आता है देखो रिफॉर्म चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट। सेम चैलेंजेस है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर है, रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इसको लेके हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस इंजीनियरिंग, जैसे ऑनलाइन सिस्टम कर देना सारा, ई ऑफिस एक एग्जांपल है प्रोसेस इंजीनियरिंग का। रीडिजाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ये रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना गवर्नेंस में। देन सोशल ऑडिट करना फॉर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हम मैनेज करते हैं पब्लिक फंड्स को, पब्लिक फंड्स की मैनेजमेंट की जाती है। इसमें हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। ऐसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है ना। तो इनको हम कंट्रोल, रेपो रेट आ गया, रिवर्स रेपो रेट है, मार्केट बोरोइंग है, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये लिक्विडिटी को हम रेगुलेट करते हैं, बोरोइंग को हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से। सो अब गवर्नमेंट क्या करती है, बाइंग सेलिंग करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, मनी के फ्लो को रेगुलेट करती है, मार्केट में कम करती है ज़्यादा करती है। तो ठीक है। उसके बाद फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी आ गई। फिजिकल पॉलिसी क्या आती है, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर क्या करेगी, रेवेन्यू क्या करेगी। फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी इट इज मैनेज बाय फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। अब टूल्स क्या है फिजिकल पॉलिसीज के, टू गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज इट इज़ मैनेज बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फिजिकल पॉलिसीज के टूल क्या है, टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसीज में है टैक्सेशन, क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है। टैक्सेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, ठीक है, और रेवेन्यू का सोर्स बन जाता है उससे। एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, वेलफेयर पे एक्सपेंडिचर करती है, और जो डेफिसिट होता है उसको फाइनेंस करती है। ठीक है। पब्लिक बोरोइंग एंड डेप्ट, दो तरह के पब्लिक बोरोइंग होती है, पब्लिक डेप्ट दो तरह के होते हैं। गवर्नमेंट बोरो करती है, मनी लोन से बोरो करती है, मार्केट से बोरो करती है, बॉन्ड से बोरो करती है। ओके 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 ओके। ओके। तो दो तरह के डेप्ट होते हैं, एक इंटरनल डेप्ट होता है, एक्सटर्नल डेप्ट होता है। इंटरनल डेप्ट हो गया, कंट्री क्या करती है कि डोमेस्टिक सोर्स से वो पैसा लेती है, जैसे कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेगी, जैसे आरबीआई से पैसा ले लेगी। और एक्सटर्नल सोर्स होता है, जैसे आईएमएफ से पैसा ले लिया, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया, फिजिकल डेफिसिट को फिनांस करने के लिए। तो अब चैलेंजेस क्या है, बर्डन से क्या होता है, एक ट्रस्ट बर्डन बनता है, डेट बढ़ेगा तो ट्रस्ट बर्डन भी बढ़ेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी क्राउडिंग हो जाएगी। फिजिकल डेफिसिट जो है 5.9% है जीडीपी थ्रू स्ट्रेट बोरोइंग। ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं। तो बजट्स टाइप्स एंड फॉर्म्स। अब बजट्स की टाइप्स क्या है, बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान दैट आउटलाइन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए ईयर। तो एक बेसिकली बजट है क्या, बजट इज बेसिकली ए फाइनेंशियल प्लान है दैट आउटलाइन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए ईयर, है ना। तो एक प्लानिंग करती है गवर्नमेंट बजट की, कि क्या रेवेन्यू होगा, क्या एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है ना। बजट क्या आता है, एनुअल बजट होता है, जो जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, होता है वोट ऑन अकाउंट। ये होता है टेम्पररी बजट होता है, वोट ऑन अकाउंट। एक होता है परफॉर्मेंस बजटिंग होती है। तो ठीक है। एक होती है जीरो बेस्ड बजटिंग, हम जीरो से शुरू करते हैं, जस्टिफाई एवरी एक्सपेंसेस।
ठीक है, ज़ीरो से शो करते हैं। तो ये बजटिंग के टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं। बजटिंग प्रोसेस क्या है, बजटिंग का प्रोसेस क्या है, बजटिंग की बेसिकली प्रेपरेशन किया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। उसके बाद प्रेजेंट किया जाता है बजट को पार्लियामेंट में। उसकी स्क्रूटनी होती है और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में उसकी डिस्कशंस होती है। देन क्या होता है कि फंड्स एलोकेट किए जाते हैं मिनिस्ट्रीज को। तो उसके बाद फिर बाद में ऑडिट ऑडिट एंड रिव्यू होता है, प्रेपरेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, प्रेपरेशन प्रेजेंटेशन स्क्रूटनी इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट एंड रिव्यू। ठीक है, उसके बाद आता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। अब फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या बोलती है? फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी से हम समझते हैं कि कैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हम इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है वो ऑडिट करता है अकाउंट्स को। कंपनी का इंटरनल ऑडिट होता है, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री का कंट्रोल होता है, उसके ऊपर ऑडिट करती है गवर्नमेंट। यस। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी देखो, पार्लियामेंट का भी नज़र रहती है, कमेटीज़ होती हैं पार्लियामेंट कमेटी में, एक्सपेंडिचर के ऊपर नज़र रखती हैं, डिबेट्स होती हैं बजट में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है पार्लियामेंट में। फिर एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट होता है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज मॉनिटर्स स्पेंडिंग मॉनिटर्स करती है। फिर जुडिशियल भी चेक होता है, कोर्ट्स भी चेक करता है फाइनेंशियल रेगुलरिटीज़ को। ठीक है ना, जैसे आयुष्मान भारत का सीएजी ने ऑडिट किया था, ठीक है, 2023 में। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, फिर अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स एंड ऑडिट क्या चीज़ है? अकाउंट्स एंड ऑडिट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, मेन फंड फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मेन फंड फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कंटिजेंसी फंड है, एमरजेंसी फंड है, पब्लिक अकाउंट्स है। इसमें अकाउंट सेविंग्स, डिपॉजिट्स एंड लोन्स है। तो इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट अकाउंट्स को जो है वो क्या करता है, कंसोलिडेटेड फंड में पूरा डिटेल होता है, कंटीजेंसी फंड होता है जो कि इमरजेंसी फंड होता है, फिर सेविंग्स होती है, गवर्नमेंट डिपॉजिट्स होता है, वो उस पर गवर्नमेंट के अकाउंट्स है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल होता है। फिर इंटरनल ऑडिट होता है, मिनिस्ट्रीज द्वारा खुद ही वो ऑडिट करते हैं अपने। सीएजी से रिपोर्ट होती है मनरेगा। ठीक है, चैलेंजेस हैं फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन में कि डेप्ट राइज कर रहा है, इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ रहा है, और टैक्स इवेजन का बड़ा, ब्लैक मनी करप्शन है पब्लिक एक्सपेंडिचर में। ठीक है ना, डिलेस इन फंड्स एलोकेशन, रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक वन नेशन वन टैक्स, ये सिंप्लीफाइड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। फिर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM, फिजिकल लिमिट्स फिजिकल डिजिटाइजेशन एंड ई गवर्नेंस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है ना। तो डिजिटाइजेशन है, ई गवर्नेंस है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, मॉनिटर्स रियल टाइम फंड्स ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है, आधार लिंक्ड सब्सिडीज़ हैं। तो डिजिटाइजेशन एंड ई गवर्नेंस है, पब्लिक ठीक है, इस तरह से रिफॉर्म्स आए हैं। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डीबीटी, ये भी एक रिफॉर्म है ना। पब्लिक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है, ये रिफॉर्म्स हैं। तो ये बैकबोन है बेसिकली गवर्नेंस का। तो बजटिंग करना, ऑडिटिंग करना, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, अकाउंटेबिलिटी करना, ट्रांसपेरेंसी करना, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी होगी। तो फिनेंशियल डिजिटल इनोवेशन होना चाहिए, और फिनेंशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए, फिजिकल प्रूडेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की रहती है गाइस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस।